सभी स्टूडेंट का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय रामनिवास सोईवाल सर में। और आज अपन सॉलिड स्टेट चैप्टर का नया टॉपिक ठोसों के विद्युतीय गुण का अध्ययन करेंगे पार्ट 12 में। देखो, इससे पिछले वाला जो हमारा पार्ट था उसमें हमने त्रुटियों के बारे में अध्ययन किया था, यानी ठोसों में त्रुटि वाला टॉपिक हमारा पूरा हो गया था। और आज का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 12, इसमें अपन एक नया टॉपिक लेके आए, ठोसों के विद्युतीय गुण। इसका अपन अध्ययन करेंगे, यानी अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब देखो, यानी हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से कर देते हैं, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, और कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में ही विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो देखो, हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ हैं इनकी जो चालकता परास है, यानी अपन कह सकते हैं कि ठोसों की चालकता परास ये होती है 10 की घात -20 से 10 की घात +7 प्रति ओम प्रति मीटर, प्रति ओम प्रति मीटर। ये ठोसों की चालकता परास होती है। अब देखो, हम विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर ठोसों को मुख्यतया 3 भागों में डिवाइड करते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोसों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और देखो, वो 3 भाग कौन से हैं, हम एक एक का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट ले रहा हूं मैं चालक ठोस। क्या कह सकते हैं? चालक ठोस, यानी हम इनको कह सकते हैं कंडक्टर सॉलिड्स। देखो, पहले अपन इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या कह सकते हैं? देखो, सिंपल परिभाषा है, वे ठोस पदार्थ जो आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं। ये ऐसे कह सकते हैं कि वे ठोस पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है चालक ठोस कहलाते हैं। अब देखो, चालक ठोसों की जो चालकता परास है वो कितनी होती है वो देखते हैं। देखो, चालक ठोसों की चालकता परास होती है 10 की घात +4 से 10 की घात +7 प्रति ओम प्रति मीटर। तो अपन क्या कह सकते हैं कि वे ठोस पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है चालक ठोस कहलाते हैं। चालकों की चालकता परास 10 की घात 4 से 10 की घात 7 प्रति ओम प्रति मीटर होती है। अब देखो, चालक ठोसों को पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि चालक ठोस निम्न 2 प्रकार के होते हैं, निम्न 2 प्रकार के होते हैं। और ये 2 कौन से होते हैं अपन देखते हैं। देखो, मैं ले रहा हूं पहला ए पार्ट, धात्विक चालक। धात्विक चालक या धात्विक चालक ठोस एक ही बात है, यानी हम इनको कहेंगे मेटेलिक कंडक्टर। देखो, धात्विक चालकों के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इन चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। क्या कह सकते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। देखो, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि धात्विक चालकों में जो आवेशवाहक होते हैं, आवेश को ले जाने वाले, तो आवेशवाहक कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। इस बात को आप याद रखोगे। यानी हम कह सकते हैं कि धात्विक चालकों में आवेशवाहक का कार्य कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन। आवेशवाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन करते हैं। और अपन एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि अधिकांश धातुएं हैं वो धात्विक चालक होती हैं। यानी अपन एग्जाम्पल की बात करें तो अपन ले सकते हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन इत्यादि। ये क्या होती हैं? ये धात्विक चालक होती हैं।
तो पहला चालक ठोस का प्रकार कौन सा था? धात्विक चालक। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है और आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन करते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया? एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये सभी धात्विक चालक होते हैं। अब देखो इसका बी पार्ट, इसका दूसरा पार्ट है विद्युत अपघटनी चालक। देखो विद्युत या विद्युत एक ही बात है, तो विद्युत अपघटनी चालक देखते हैं इनकी क्या खास बात होती है। यानी इनको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब देखो इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि विद्युत अपघटनी चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह है आयनों के द्वारा होता है। किनके द्वारा? आयनों के द्वारा। इसका मतलब यहाँ पर आवेश वाहक का कार्य कौन करेंगे? आयन करेंगे। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि विद्युत अपघटनी चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह है आयनों के द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है, आयनों के द्वारा। तो देखो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आवेश वाहक का कार्य कौन करेंगे? आवेश वाहक का कार्य आयन करेंगे, आयन्स। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो याद रखोगे आप, यानी जितने भी हमारे जो आयनिक ठोस पदार्थ हैं उनका जलीय विलयन विद्युत अपघटनी चालक की भांति व्यवहार करता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ NaCl का जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन जो एक विद्युत अपघटनी चालक की भांति कार्य करता है। तो देखो हमने चालक ठोस को दो भागों में डिवाइड किया, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि धात्विक चालकों में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल में हमने एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन इत्यादि धातुएं देखी। सेकंड पार्ट हमने लिया विद्युत अपघटनी चालक। क्या कह सकते हैं कि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, यानी इनमें आवेश वाहक आयन होते हैं। और एग्जाम्पल में हमने क्या कहा कि जितने भी आयनिक ठोस पदार्थ हैं उनका जलीय विलयन विद्युत अपघटनी चालकों की भांति व्यवहार करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया NaCl का जलीय विलयन। अब देखो एक बात, इन दोनों में उत्तम चालक कौन है? यानी आपसे कोई ये पूछे कि धात्विक चालक उत्तम है या विद्युत अपघटनी चालक, तो इसका आंसर आप बताओगे कि जो धात्विक चालक है। यानी अपन सीधी सी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि धात्विक विद्युत की उत्तम चालक होती हैं। और क्यों? इसका कारण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है धातुओं की जो चालकता है वो होती है 10⁷ प्रति ओम प्रति मीटर। यानी सर्वाधिक चालकता परास किसकी होती है? धातुओं की होती है। इसीलिए धातु में विद्युत की सर्वोत्तम बोल सकते हैं या उत्तम चालक कह सकते हैं। कारण मैंने क्या बताया कि इनकी चालकता परास सबसे अधिक होती है 10⁷ प्रति ओम प्रति मीटर। तो ये हमारा जो पहला पार्ट था चालक ठोस का वो हो गया। अब लेते हैं सेकंड में अपन लेंगे अचालक ठोस। कौन सा लेंगे? अचालक ठोस। देखते हैं अचालक ठोस की क्या खास बात होती है। देखो अचालक को अपन कुचालक भी बोलते हैं, अचालक को अपन कुचालक भी बोलते हैं। तो ले रहा हूं मैं सेकंड पार्ट। अचालक दो नाम है, या तो आप कह सकते हो अचालक ठोस, अचालक ठोस, या इसी को हम बोलते हैं कुचालक, कुचालक ठोस। यानी इनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंसुलेटर सॉलिड्स। अब देखो पहले इसकी परिभाषा की बात करें। देखो नाम से पता है अचालक या कुचालक, यानी इन ठोसों में विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है।
तो अपन सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, अचालक ठोस या कुचालक ठोस कहलाते हैं। अब देखो इनकी जो चालकता परास है उसकी बात करते हैं, यानी अचालकों की चालकता परास होती है 10 की घात -20 से 10 की घात -10 प्रति ओम प्रति मीटर। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। कुचालकों की चालकता परास 10 की घात -20 से 10 की घात -10 प्रति ओम प्रति मीटर। अब देखो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि अचालकों के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, देखो तो आप एग्जाम्पल को ध्यान में रखोगे। जैसे हम ले सकते हैं सल्फर, जिसको हम क्या बोलते हैं, गंधक भी बोलते हैं। सल्फर है, फॉस्फोरस है, सल्फर, फॉस्फोरस, रबर, प्लास्टिक। एक देखो इसमें हम लकड़ी भी ले सकते हैं, लकड़ी, लेकिन ये जो लकड़ी है सूखी लकड़ी होनी चाहिए। यानी अपन कह सकते हैं अगर लकड़ी गीली अवस्था में है तो उस स्थिति में उसमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो जाता है। तो लकड़ी का मीन्स यहाँ पे सूखी लकड़ी से है। तो सल्फर यानी गंधक, फॉस्फोरस, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये इत्यादि अचालकों के उदाहरण हैं। अब देखो बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट आएगा हमारा यहाँ पे अर्धचालक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले कह रहा हूँ आपको स्टार लगा लेना इसके ऊपर, अर्धचालक ठोस। हम आगे डिटेल से ही पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं। सेमी कंडक्टर, क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर सॉलिड्स इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ, स्टार लगा के और ध्यान से सुनना इसको। देखो अर्धचालक, नाम से पता है अर्धचालक, यानी इसका मतलब अपन क्या कहेंगे, देखो अपन ऐसे कह सकते हैं कि वे ठोस जिनकी चालकता चालकों व अचालकों के मध्य होती है। देखो सीधा सा मतलब ये है कि इनमें चालक व अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं अर्धचालक ठोस। अब देखो इनकी चालकता परास की बात करूं मैं, चालकता परास तो वो होती है, देखना कितनी होती है, 10 की घात -6 से 10 की घात +4 प्रति ओम प्रति मीटर। अब देखो मैं अगर अर्धचालक का एग्जाम्पल लूँ तो आप एग्जाम्पल को ध्यान में रखोगे। देखो एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मान लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलिकॉन व जर्मेनियम, सिलिकॉन व जर्मेनियम दोनों अर्धचालकों के उदाहरण हैं। अब देखो अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि 0 केल्विन ताप पर तो ये अचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन यदि ताप बढ़ा दिया जाए, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि सामान्य ताप पर ये चालकों की भांति व्यवहार करते हैं, इसीलिए इनको हम अर्धचालक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, सिलिकॉन व जर्मेनियम दोनों अर्धचालकों के उदाहरण हैं। हम इन दोनों को आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। अब देखो एक स्टार लगाऊंगा आपको, और स्टार में अपन ऐसा कह सकते हैं कि ताप का प्रभाव, यानी इन ठोसों की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो बात आप स्टार लगा के लिखोगे। देखो हम कह सकते हैं कि अर्धचालकों की चालकता, अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर क्या कहेंगे, बढ़ती है। अंडरलाइन भी कर लेना, बढ़ती है, लेकिन चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, ताप बढ़ाने पर
घटती है। स्टार लगा के इस लाइन को नोट कर लेना। अब देखो, अगर मैं अचालक की बात करूं तो अपन सामान्यतः ये कहते हैं कि अचालकों की चालकता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी बात नहीं, देखो बहुत रेयर केस में, यानी अपन कह सकते हैं कि बहुत ही कम मात्रा में उनकी चालकता बढ़ती है, लेकिन अपन सामान्यतः ऐसे ही कहते हैं कि अचालकों की चालकता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो ये हमने 3 प्रकार देखे विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोसों के 3 प्रकार। अब देखो, अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक व अर्धचालक की व्याख्या, यानी हम बैंड सिद्धांत के आधार पर भी इनकी जो चालकता है उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, देखो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक व अर्धचालक की व्याख्या। तो देखो पहले हम व्याख्या करने से पहले हम इस बैंड सिद्धांत को समझते हैं। देखो ये बैंड सिद्धांत अणुकक्षक सिद्धांत पर आधारित है, यानी हम कह सकते हैं कि बैंड सिद्धांत अणुकक्षक सिद्धांत, जिसको आणविक कक्षक भी बोलते हैं, अणुकक्षक सिद्धांत, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर आधारित है। तो देखो पहले हम थोड़ा सा बैंड के बारे में समझते हैं कि बैंड होते क्या हैं। देखो हमने क्या कहा कि बैंड सिद्धांत अणुकक्षक सिद्धांत पर आधारित है, यानी MOT सिद्धांत पर आधारित है। तो देखो MOT के अनुसार क्या होता है, MOT के अनुसार परमाणुवीय कक्षक मिलकर अणुकक्षकों का निर्माण करते हैं। अणुकक्षक बोल दो, आणविक कक्षक बोल दो, एक ही बात है। और उन अणुकक्षकों की ऊर्जाओं में अंतर क्या होता है, कम होता है। इसलिए वे अणुकक्षक आपस में मिलकर, या अपन ऐसा कह सकते हैं आपस में अतिव्यापित होकर पट्टिकाओं का निर्माण करते हैं। किनका निर्माण करते हैं, पट्टिकाओं का निर्माण करते हैं। और इन्हीं पट्टिकाओं को क्या बोलते हैं, बैंड कहा जाता है। और इन बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब देखो अगर बैंड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, तो इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि रिक्त बैंड भी हो सकता है, अर्धभरित बैंड भी हो सकता है और पूर्ण भरित बैंड भी हो सकता है। तो देखो वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ, बैंड सिद्धांत MOT सिद्धांत पर आधारित है। और MOT हमें क्या कहता है, MOT के अनुसार हम ऐसे कह सकते हैं कि परमाणुवीय कक्षक मिलकर अणुकक्षकों का निर्माण करते हैं। इन अणुकक्षकों की ऊर्जाओं में अंतर कम होता है, इसलिए ये अणुकक्षक मिलकर पट्टिकाओं का निर्माण करते हैं। इन्हीं पट्टिकाओं को हम बैंड कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और ये बैंड रिक्त हो सकते हैं, अर्धभरित हो सकते हैं और पूर्ण भरित हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बैंड सिद्धांत के आधार पर हम चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। देखो मैंने अलग अलग 3 डायग्राम बनाए हैं, चालक के लिए, अचालक के लिए और अर्धचालक के लिए। अब देखो ध्यान से समझना मेरे साथ साथ, ये जो 2 स्थितियां ये होती हैं चालकों की। देखो चालकों में क्या होगा, या तो चालकों में अर्धभरित बैंड पाया जाएगा, आधा भरा, अर्ध भरा होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉनों का गमन संभव हो जाएगा और ये चालक की भांति व्यवहार करेंगे। ये स्थिति नहीं होगी तो फिर चालकों में ये स्थिति होगी। देखो ये कोई एक बैंड नहीं है, ये 2 बैंड हैं, एक तो रिक्त बैंड और एक है पूर्ण भरित बैंड। लेकिन इन दोनों में ऊर्जा का जो अंतर है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए ये दोनों बैंड अतिव्यापन कर लेते हैं, यानी मिल जाते हैं। ये देखो ये जो ब्लैक क्षेत्र दिखाया मैंने, ये अतिव्यापन क्षेत्र है। तो अब अतिव्यापन हो गया, तो अब इस पूर्ण भरित बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से रिक्त बैंड में गमन करने लग जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉनों का गमन संभव हो जाता है, इसीलिए ये चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये बात तो हुई चालकों की। अब आते हैं अचालक में। देखो अचालकों में पूर्ण भरित बैंड पाया जाता है और इस पूर्ण भरित बैंड और रिक्त बैंड के मध्य जो
वर्जित ऊर्जा अंतराल है, या हम इसको ऊर्जा अंतराल भी कह सकते हैं, ये बहुत अधिक होता है। तो मैंने लिखा भी है ऊर्जा अंतराल अधिक। इसका मतलब पूर्ण भरित बैंड के इलेक्ट्रॉन इस रिक्त बैंड में नहीं जा सकते, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का गमन संभव नहीं होता है, इसीलिए ये अचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। अब बात करते हैं अर्धचालक की। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले कह रहा हूँ आपको, अर्धचालक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि हम नेक्स्ट पार्ट में इसका डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें भी देखो बैंड तो क्या होता है, पूर्ण भरित ही होता है, लेकिन इसके पूर्ण भरित बैंड और रिक्त बैंड के मध्य जो ऊर्जा का अंतर है, ऊर्जा अंतराल है, वो इसकी तुलना में तो क्या होता है, थोड़ा सा अधिक, और इस अचालक की तुलना में क्या होता है, कम। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ, अपन ऐसे कह सकते हैं कि निम्न ताप पर तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का गमन संभव नहीं होता है, लेकिन अगर इनको थोड़ा सा ताप दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से पूर्ण भरित बैंड से रिक्त बैंड में आ जाते हैं, और उस स्थिति में ये चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। देखो क्या कह सकते हैं अपन ये कह सकते हैं कि 0 केल्विन ताप या परम शून्य ताप पर तो अर्धचालक अचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि उस स्थिति में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का गमन संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अपन सामान्य ताप की बात करें या कमरे के ताप की बात करें तो उस स्थिति में इस पूर्ण भरित बैंड से इलेक्ट्रॉनों का गमन इस रिक्त बैंड में हो जाता है, तो उस स्थिति में ये चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि अर्धचालक चालक और अचालक दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। निम्न ताप होगा, 0 केल्विन ताप होगा तो अचालक, सामान्य ताप होगा तो निम्न ताप होगा तो अचालक, और अगर सामान्य ताप होगा तो चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। तो देखो ये हमारी आज की छोटी सी हेडिंग थी ठोसों के विद्युतीय गुण। हमने सबसे पहले विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोसों को 3 भागों में डिवाइड किया, चालक, अचालक और अर्धचालक, और फिर उसी कड़ी में हमने बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक व अर्धचालक की व्याख्या की। अब देखो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम पढ़ेंगे डिटेल से अर्धचालक कि अर्धचालकों की चालकता कैसे बढ़ाई जाती है और इनके कितने प्रकार होते हैं। उन सब का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा ठोस अवस्था वाले चैप्टर का, उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।